लाइब्रेरी में किताबों को लेन देन के लिए या अन्य ढेर सारे कामों के लिए कुछ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है। उसी में से एक सॉफ्टवेयर का नाम है सोल सॉफ्टवेयर, लेकिन ज़्यादातर तो कोहा का प्रयोग किया जाता है और कोहा विदेश का सॉफ्टवेयर है। हालांकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बट उसमें काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं, सस्ते दाम पे उपलब्ध है। लेकिन वो जो पैसे हम लोग उसमें देते हैं वो सारा विदेश में पैसा जाता है। तो हम लोगों को तो अपने देश में इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सोल सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गूगल पे हम लोग जाएंगे और उस पर सर्च क्या करेंगे, सोल सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज़। ये मैंने गलत सर्च कर लिया, आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना, सोल सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज़। जब आप इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा soul.inflimnet.ac.in। तो सबसे ऊपर क्लिक करना, सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा सोल का। और ये सोल जो सॉफ्टवेयर है वो भारत का ही बना हुआ है और इसको इन्फ्लिपनेट बनाया है। तो ये जो 3 लाइन्स है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें अबाउट इट के बारे में देख लेते हैं, अबाउट अस। अब सोल सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया गया है। इन्फ्लिपनेट ने इसको बनाया था और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर ये काम करता है। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स हो गए, नेटवर्किंग एंड सर्कुलेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, इन सब चीज़ों का ये काम करता है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो सोल 1.0 था, वो 2000 के करीब इसको रिलीज़ किया गया था। अभी सोल 3.0 रिलीज़ किया गया है फरवरी 2021 में और लेटेस्ट वर्जन भी इसका आया है, MS SQL उस पर काम करता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही सोल के बारे में। इसके बारे में और भी हम लोगों को अगर जानना हो तो फिर इसी 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और अबाउट में जा कर के यहाँ पे जो फीचर्स है ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने फीचर्स पढ़ लिया तो किसी भी परीक्षा में सोल के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। तो किसी टीचर या अन्य चीज़ों या अन्य जगहों से परेशान होने से अच्छा वेबसाइट पे डायरेक्ट जाओ और एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ यूनिकोड क्या है, इसके बारे में हम लोग कभी और वीडियो में जानेंगे। तो यूनिकोड बेस्ड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। अब देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी अन्य सॉफ्टवेयर्स में कि वो इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर अब ये इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ी चीज़ है सोल के बारे में। दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे मार्क 21, AARCR2, मार्क XML, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सारी चीज़ों का ये फॉलो करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये NCEIP 2.0 प्रोटोकॉल जो है, ये अगर किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होगा तो उसमें RFID सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो इसकी सबसे खास बात है कि ये NCEIP 2.0 प्रोटोकॉल है इसमें। तो इसमें RFID के जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। RFID टेक्नोलॉजी क्या होता है ये हम दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। दूसरा RFID में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खुद ही जा कर के अपना बुक इशू करवा सकता है, रिटर्न करवा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वो आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे उसका यूज़ किया जाता है RFID का, कि बिना गाड़ी रोके ही सीधा ही टोल कट जाता है आपके अकाउंट से। तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है, यूज़र फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए, यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये हो गया। दूसरा है इसके जो सपोर्ट मल्टी प्लेटफॉर्म द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, जैसे हम MySQL हो गया, MS SQL हो गया, ये और RDBMS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने क्रांति लेकर आई है। अगर RDBMS सिस्टम ना होना कहीं पे तो हमें बार बार चीज़ें लिखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो RDBMS में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक रिलेट कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। जैसे एक जगह आपने अपना नाम लिख दिया, अब आपका नाम हर जगह ही हो जाए, बार बार आपको अपना नाम लिखना ना पड़े, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे और ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाएगा RDBMS क्या होता है। उसके बाद ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, कैटलॉगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सच एज ई-जर्नल्स, ई-बुक्स, वर्चुअली एनी टाइप ऑफ मटेरियल, सपोर्ट्स रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल लाइब्रेरी
वाह, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, डिजिटल लाइब्रेरी को भी ये सपोर्ट करता है। और फैसिलिटेट क्या करता है, फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स एंड अदर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ये ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग मार्क 21 को भी सपोर्ट करता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाने के लिए। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट पैम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, डेटा एंट्री इन डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, और इसको हम लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है यूजर्स को कि वो रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये सपोर्ट सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा है, ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स और स्टॉक वेरिफिकेशन, बुक बैंक और मेंटेनेंस फंक्शन, ट्रांजैक्शनल लेवल, ये सारी चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन रिपोर्ट थ्रू ईमेल। और उसके बाद ईमेल किन किन कई जगहों पे आप वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, मार्क्स एक्सेल, एक्सएमएल, ये सब फाइल्स आप लोग ओपन कर सकते हो। कई बार वो सिर्फ दिक्कत हो जाती है, आपके फ़ोन में भी कई बार ये ओपन नहीं हो पाता होगा। और हाईली वर्सटाइल एंड यूज़र फ्रेंडली ओपैक। ओपैक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ई लाइब्रेरीज़ के एरा में जी रहे हैं, तो ओपैक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण, देखो ISO 2709 स्टैंडर्ड, इसको भी ये सपोर्ट करता है। किस चीज़ में ये यूज़ होता है, डेटा एक्सचेंज के रूप में। देखो कुछ 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक तो यूनिकोड को ये सपोर्ट करता है, दूसरा NC/IP 2.0 को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर ये आ गया ISO 2709 स्टैंडर्ड को भी ये सपोर्ट करता है, और ये सिंपल बजटिंग सिस्टम को भी ये प्रोवाइड करता है, और सिंगल विंडो ऑपरेशन फॉर ऑल सर्कुलेशन फंक्शंस को ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रीजन वाइज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस थ्रू रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, तो इसके कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट, जो भी चाहिए, ईमेल से, चैट से और टेलीफोन से, कैसे भी आप चाहो ऑफिस आवर्स में इनसे बात कर सकते हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार सिस्टम फेल्योर हो जाए तो फिर इनसे हम लोग बात कर सकते हैं। और सोल सॉफ्टवेयर को पढ़ने का मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि जब मैं इसको जान रहा था, ये देखो FAQ भी इन लोगों ने दे रखा है। FAQ बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। सबसे पहले सोल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, SDN कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड फुल कंप्यूटर नेम, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कर रखा। ये तो सिंपल FAQ हो गया। टेक्निकल FAQ भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये एक शानदार चीज़ है। अन्य जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो भी आप ये सारी चीज़ें शामिल करो, तो ये हमें एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ आप सोल को पढ़ने आए हो वेबसाइट पे, तो सिर्फ सोल ही मत पढ़ो, इन लोगों ने किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया है ये भी देखो। इतना शानदार वेबसाइट डिज़ाइन मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ पे इन लोगों ने देखो यार, हर चीज़ के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स दिया हुआ, हर चीज़ के लिए कि आप किस तरीके से करोगे। देखो ग्रुप आपको क्रिएट करना है तो उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, इस तरीके से वीडियो आ जाएगा। ये देखो वीडियो आ गया यूट्यूब पे। आपको यूज़र क्रिएट करना है उसका वीडियो आ जाएगा, चेंज पासवर्ड करना है उसका वीडियो आ जाएगा, इंस्टीट्यूट डिटेल, कंट्री करेंसी, बजट ट्रांसफ़र, रिपोर्ट, ईमेल, इमेज अपलोड, हर चीज़ का इन लोगों ने वीडियो, यहाँ तक कि वेंडर पे मैनेजमेंट कैसे करोगे, हर चीज़ का इन्होंने वीडियो बना बना के डाल दिया है। इतनी शानदार ट्रेनिंग तो कोई नहीं देता। काश इग्नू या अन्य जो वेबसाइट्स हैं वो लोग भी ऐसे वीडियो छोटे छोटे डाल देते कि बच्चों को इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे मिलेगा, बच्चों को असाइनमेंट्स कैसे जमा करना है, असाइनमेंट का कवर कैसे होगा, उस पर धागा कैसे बांधना है, उसको कब भेजना है, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ डाल दिए होते तो कितना शानदार होता। बट नहीं डाले, वो सब लेजी हैं और ना तो उनके पास इतना दिमाग है, पॉलिटिकल चीज़ों में ही वो फंसे रहते हैं। ये देखो आप इस पे कंट्री पे क्लिक किए, इन्होंने वीडियो डाल रखा है, इतना बेहतरीन इन्होंने बना रखा है सोल सॉफ्टवेयर। तो ये मुझे सबसे खास चीज़ इस वेबसाइट की लगी। तो कभी भी आप जीवन में वेबसाइट बनाना अपने लिए, तो ये वीडियोज़ वाला जो फीचर्स है उसको ज़रूर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो यूज़र आपके पास क्यों आएगा। तो ये सोल सॉफ्टवेयर का होम है। इसको जब आप ओपन करोगे तो उसमें एक्विजिशन क्या होता है कि इसको जा करके हम लोग देख लेते हैं। उसमें कोई भी नई बुक्स जब आपके लाइब्रेरी में आती है उसको मंगाने के लिए और सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या क्या, रिक्वेस्ट हो गया, ग्रेटीज आइटम हो गया, सेलेक्ट फॉर अप्रूवल प्रोसेस, डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें होता है जो आपके उसमें कोहा में होता है, वो सारी चीज़ें इसमें भी होते हैं। कैटलॉगिंग में जब बुक आपके लाइब्रेरी में पहुँच गई, फिर आपको टाइटल बनाना है उसका, फिर
मार्क में आपको उसको करना है, फिर उसके बाद कहाँ पे उसको डालना है, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें करना है। रिपोर्ट्स का किस तरीके से आपको करना होगा। तो इस तरीके से कैटलॉगिंग सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। सर्कुलेशन सिस्टम में भी इसमें अवेलेबल है। सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, बुक इशू रिटर्न हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, फिर उसके बाद मेंबर लॉगिन हो गया, स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया, ILL हो गया, ये सारी चीज़ें आती है सर्कुलेशन के अंदर, ये भी हो गया। ओपेक, सीरियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ देता है। और सोल जो सॉफ्टवेयर है वो अपने देश का बना हुआ है, इन्फ्लिबनेट ने इसको बनाया है। तो ये खूबसूरत बात है कि मतलब मेड इन इंडिया को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और अपने देश का पैसा अपने यहाँ ही रहेगा। मैं तो पूरा ही बाहर चला गया इसमें सोल में। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में भी आपको पूछी जाएंगी, बताई जाएंगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोल 3.0 आ गया है, हम लोगों ने इसको पढ़ ही रखा है और ये इसमें NCIP प्रोटोकॉल को ये करता है, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये बार बार हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये सोल 2.0 अगर आपको डाउनलोड करना है तो फिर आपको क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे बताया गया है। 3.0 अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्रोसेसर की स्पीड इतनी होनी चाहिए, रैम में इतनी जगह रैम ऐसी होनी चाहिए और 10 GB हार्ड डिस्क में आपके स्पेस होना चाहिए, रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी। देखो पैसे कितने लगेंगे, सिर्फ एक बार इसमें पैसे देने पड़ते हैं। और लेकिन ये जो कोहा वगैरह उसमें साल 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 दर साल देना पड़ता है। तो देखो 30,000 रुपये दिया आपने और हर मतलब हमेशा के लिए आप इसको यूज करो। किस चीज़ के लिए, लिमिटेड एडिशन इसमें रहेगा। 80,000 अगर आप दोगे तो फुल एडिशन आपको मिलेगा और फर्स्ट कॉपी आपको मिलेगा। और 50,000 आप देखोगे तो सेकंड कॉपी आप सोल का मिलेगा फुल एडिशन। तो ये कुछ पैसे हैं। दरअसल इन सब चीज़ों को बनाने में काफ़ी पैसे भी खर्च आते हैं और 80,000 रुपये बहुत कम है, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ रुपए तो देते हैं। उस शोध शुद्धि के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसमें क्या होता है, जो आप लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो, जो अपना रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, आप कहीं से कॉपी ना करके डाल दो तो उसको चेक करने के लिए शोध शुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो पता चल जाता है उसमें कि कहाँ कहाँ से आपने चुराया है। उसमें 100 करोड़ रुपये जा रहा है इंडिया से, बताओ। तो सिर्फ ये 80,000 रुपये ही ले रहे हैं, तो ठीक है। और एक ही बार देना है, हमेशा नहीं देना। और ये सोल सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने कुछ बता दिया। इसको डाउनलोड कैसे करें ये देखो इसमें बताया गया है। विंडोज़ वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन, मुझे लगता है फ़ोन में भी हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड करके पूरा चला करके दिखाऊंगा। अभी डेमो वाला देख लेते हैं, जा करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। तो लेटेस्ट वाले में तो शायद पैसा रहेगा और करंट ओल्ड वर्जन वाले में हम लोग चलते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो इस तरीके से देखो। सोल सॉफ्टवेयर यार सबसे शानदार काम किया, इसने वीडियो तो डाला ही है। ये मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये जो इन्होंने यूज़र गाइड दिया है, इसका PDF मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी देर लगेगा डाउनलोड होने में। और ये जो इन्होंने PPT बनाए हैं, PPT